इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले जाने के हेडलाइंस पर। भूस्खलन से पुणे मुंबई मार्ग अस्थायी रूप से हुआ बंद। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई की मुश्किलें और बढ़ाई। प्रशासन ने यात्रा टालने की अपील की। अयोध्या मुद्दे पर ब्रजेश पाठक का बड़ा हमला। कांग्रेस सपा पर तुष्टीकरण राजनीति का लगाया आरोप। पाठक का सनातन संस्कृति मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना। कर्नाटक में 10 जुलाई तक चालान पर 50% छूट। डीसीपी रविश ने वाहन चालकों को चेताया। डीसीपी के निर्देश, लंबे चालान भरे, सड़क नियमों का पालन करें। डॉक्टर मुखर्जी जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया नमन। योगी ने डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को किया याद। कहा, राष्ट्र की एकता के प्रहरी थे मुखर्जी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। इसी बीच महाराष्ट्र के मावत क्षेत्र में भूस्खलन के कारण पुणे के मुंबई जाने वाले मार्ग अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। पुणे ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक शिवाजी पवार ने कहा कि मुंबई से पुणे की लेन पर यातायात सामान्य रूप से जारी है और किसी तरह की परेशानी नहीं है। उन्होंने लोगों से फिलहाल पुणे से मुंबई की यात्रा टालने की अपील की है। प्रशासन सड़क से मलबा हटाने का कार्य कर रहा है। रास्ता पूरी तरह साफ होते यातायात बहाल करने और नई जानकारी साझा करने की बात कही गई है। यहाँ पर अभी पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर कनेक्टिंग लिंक में एक थोड़ा लैंडस्लाइड से वजह से थोड़ा ये रास्ता पूरा बंद हुआ है। वैसे ही जो पुराना अपना एक्सप्रेस वे था, उसके ऊपर भी वाटर लॉगिंग की वजह से वो भी रास्ता बंद हुआ है। और ओल्ड हाईवे है, वहाँ पर भी एक लैंडस्लाइड हुई है, तो ये पूरा पुणे से मुंबई जाने के लिए जो पूरा रास्ता है वो अभी बंद है। मुंबई टू पुणे की जो लेन है वो अभी चल रही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रैफिक स्लो मूविंग है। सभी लोगों से हमारी ये अपील है, पुणे से मुंबई जाने वाली जो आपकी अगर जर्नी है तो उसे स्थगित कर दीजिए। जैसे ही ये रोड क्लियर हो जाएगा, प्रशासन की तरफ से पूरी जानकारी दी जाएगी, तब आपका जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मुंबई से पुणे जाने के लिए अगर आपका इमरजेंसी है तभी निकलिए। वो लेन चल रही है, धीमी है, लेकिन वो लेन ठीक से चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अयोध्या धाम से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की हालिया घटना दुखद है, लेकिन देश जानता है कि दोनों दलों ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया है। पाठक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा ने वर्षों तक तुष्टीकरण की राजनीति की है और सनातन संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता अब सब देख रही है, उचित समय पर इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। अयोध्या धाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है और सनातन संस्कृति का एक एक बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया था। और ये लोग कहते थे कि अयोध्या धाम में रामलला पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए ये भी स्पष्ट नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देकर के आए थे कि रामलला यहां पैदा हुए हैं, ये सुनिश्चित नहीं है। और आज उनके मन में इस बात का दर्द है, दोरंगी चाल चलते हैं। ये वही लोग हैं जो प्रभु रामलला के भक्तों पर, निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलवा करके अयोध्या धाम को खून से रंगने का काम किए थे। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो अयोध्या धाम पर चर्चा करने का भी हक नहीं है। यही लोग हैं जो भूमाफिया बताते थे प्रभु श्री राम के मंदिर का जब निर्माण हो रहा था,
और प्रभु श्री राम को लेकर के जिस ढंग से इन्होंने टिप्पणियां की हैं, प्रभु श्री राम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। एक मैं वीडियो देख रहा था समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के प्रभु राम लला अयोध्या धाम से चले गए। यही तो शुरू से कहते रहे हैं, हमेशा प्रभु श्री राम के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करके सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश रचते रहे हैं। मैं फिर आज दोहराता हूं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को पूछना चाहिए उन लोगों से कि बाबरी मस्जिद का जो चंदा एकत्र हुआ था वो कहां चला गया। जो हमारे अखबारों में समय समय पर इस प्रकार की खबरें आती हैं कि मदरसों के लिए जो फंडिंग हो रही है कहां से हो रही है, जो वक्त में घोटाले हो रहे हैं उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। जबान सिली हुई है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश करने का पूरी तरह से जो इन्होंने प्रयास किया है उसको हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा और इनको समय पर इसका जवाब मिलेगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठजोड़ हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करता रहा है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नरेट ने सभी वाहन चालकों से 10 जुलाई तक सरकार की 50% ट्रैफिक चालान छूट योजना का लाभ उठाने की अपील की है। बता दें, डीजीपी सीआर रविश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिन वाहन चालकों के ट्रैफिक चालान लंबे समय से लंबित है वे निर्धारित समय सीमा के भीतर जुर्माना जमा कर अपने वाहनों पर दर्ज सभी मामलों का निपटारा कर ले। दरअसल डीजीपी सीआर रविश ने स्पष्ट किया कि यह विशेष छूट केवल 10 जुलाई तक ही लागू रहेगी, इसलिए लोग अंतिम समय तक इंतजार किए बिना जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएं। साथ ही डीसीपी ने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी वाहन चालक यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें, हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, सिग्नल जंप करने से बचें और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें ताकि दुर्घटनाओं और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। ಮಹಾನಗರದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಈ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ 50% ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ತಿಂಗಳ 10ರ ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು 50% ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸವಾರರು ಸಹ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹೋಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅನ್ನೆಸರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಟ್ರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಾಗದ ಹಾಗೆ ತಾವುಗಳು ಸಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಸಹ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 150वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और उद्योग मंत्री थे। योगी ने कहा कि उन्होंने एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधानमंत्री और 2 राष्ट्रीय प्रतीक नहीं हो सकते का सिद्धांत दिया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने के प्रयासों का डॉक्टर मुखर्जी ने दृढ़ता से विरोध किया और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 में बंगाल की धरती में उनका जन्म हुआ। उच्च शिक्षा अर्जित करने के साथ ही एक प्राध्यापक के रूप में उन्होंने अपना जीवन की शुरुआत की। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। देश की आजादी के आंदोलन में वे प्रमुखता के साथ जुड़े। बंगाल को जब
पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कुछ सी चालें चल रही थी, इसके खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उठ खड़े हुए थे। आज का जो पश्चिमी बंगाल है, अगर वह भारत का हिस्सा है, इसमें जिन महान नेताओं ने अपने आप को समर्पित करके उस आंदोलन का हिस्सा बनाया था और इसके खिलाफ आवाज बुलंद की थी, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। स्वतंत्र भारत में देश के खाद्य और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने देश के अंदर खाद्य नीति को और उद्योग नीति को प्रमुखता के साथ लागू करने का कार्य किया। लेकिन जब नेहरू सरकार की तुष्टीकरण की नीति देश की अखंडता के सामने चुनौती बनी, तो उन्होंने सत्ता की राजनीति को तिलांजलि देते हुए उन्होंने अलग सरकार से अलग हो गए थे। भारतीय जनसंघ के गठन के बाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश की अखंडता के लिए एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष करते हुए कश्मीर की परमिट प्रणाली का विरोध किया। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बख्शीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है और चुनाव का अंतिम फैसला जनता करती है। संजय झा ने कहा कि बख्शीपुर के विधायक अब केंद्र में सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी बख्शीपुर चुनाव में एनडीए उम्मीदवार बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगा। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव में किसी को भी कहीं से खड़ा होने का अधिकार है और जनता मालिक होती है वोट के समय में। जहाँ तक बांकीपुर के चुनाव का बात है, ये पूरे बिहार के लिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि बिहार के ये आदमी जो नेता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी। सच पहला वो व्यक्ति है जो जिनकी सरकार है दिल्ली में, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बिहार से हमको नहीं ध्यान में आता है कि कोई दूसरा, कांग्रेस में तो बन ही नहीं सकता, तो परिवार में रहता है। तो बीजेपी में पहले बिहार के नेता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और बिहार नहीं बांकीपुर विधानसभा के विधायक को इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिली जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने एक पार्टी के, और चुनाव भी उसी बैकग्राउंड में हो रहा है। चुनाव तो अभी कुछ दिन पहले हुआ ही था। मुझे जरूर लगता है कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव भी हुआ था, हम लोगों ने कहा था उस समय कि जो डबल इंजन की सरकार बिहार में और देश में काम कर रही है, कोई ये मिस नहीं करना चाहता इस समय को, इस मोमेंट को। और बांकीपुर में एनडीए जो हम लोगों को फीडबैक है, जो जानकारी है, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव। जयपुर में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं और इस मुद्दे पर कांग्रेस अपना विरोध जारी रखेगी। खाचरियावास ने कहा कि करोड़ों रुपए के कथित घोटाले से देश की आस्था को ठेस पहुंची है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही है और अभी तक बीजेपी की ओर से आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज राजधानी जयपुर के कलेक्ट्री सर्किल पर कांग्रेस परिवार के लोग इकट्ठा हुए हैं। हम सबकी एक ही डिमांड है कि राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी कर ली बीजेपी के लोगों ने, जो राम मंदिर निर्माण के नाम पर हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ उसमें चोरी कर ली। जो पाप इन्होंने किया है उसका जवाब एसआईटी नहीं दे सकती। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को राम मंदिर निर्माण में जो बेनामी पैसा आया, हजारों करोड़ रुपया, सोना चांदी आया, हिंदुस्तान के लोगों ने कहा नाम मत लिखना, राम जी ने हमको बनाया है, इस ब्रह्मांड को बनाया है, ये हमारा चढ़ावा राम जी के यहाँ पहुंचना चाहिए।
अपने कड़े काट कर दे दिए, अपने मंगलसूत्र उतार कर दे दिए। अरे सोना खा गए, चांदी खा गए, ईंटें खा गए मिट्टी की। लेकिन ये एसआईटी की जांच प्रभावित अब हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में ही मंदिर है। राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के सबसे पहले ताले खुलवाए, पूजा शुरू करवाई और खुद ने कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन अयोध्या से शुरू किया। तब लोगों की नजर में आया कि राम मंदिर में तो ताले लगे हुए थे, ताला खोल दिया उन्होंने। बाद में भारतीय जनता पार्टी घुसी और पूरे देश में चंदा इकट्ठा किया। और आडवाणी जी ने जब यात्रा निकाली तो अपनी किताब में लिखा कि चांदी और सोने की जो मूर्तियां मुझे मिली वो मैंने गलाकर सोने चांदी की ईंटें बना दी। सोने चांदी की ईंटें गायब हो गई, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। अब आप सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार को ये सारी जांच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अंडर में कर देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कर देनी चाहिए। उनकी देखरेख में जांच होनी चाहिए, तो ये जांच की सच्चाई सामने आएगी कि बड़े बड़े मगरमच्छ खा गए। जब राम मंदिर पूरा अभी तक बना नहीं है उससे पहले आपने चोरी कर ली, चढ़ावे में खा गए, चंदे में खा गए, अब कुछ बचता नहीं है। आज कांग्रेस सड़क पर है, जो अंधभक्त जो बिल्कुल फर्जी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंदिर हमारा, हम खा गए तो क्या हुआ। मंदिर बीजेपी के बाप का नहीं है, मंदिर हमारे बाप भगवान राम का है। हम खुद कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम के वंशज हैं, बाकी सब राम का बेटा मानते हैं इस देश के लोग। इसलिए जो डायलॉग बाजी कर रहे हैं उनसे हम डर नहीं रहे। लेकिन गरीबों के असहायों के काम आ सकता था, लोग बहुत भूखे हैं, बहुत ज्यादा जरूरत है अभी भारत में इस चीज की। देखिए, भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि बीजेपी ने तो पाप की पराकाष्ठा कर दी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं 4 बच्चे पैदा करो। मैंने कहा 4 बच्चों की नौकरी की गारंटी दो, पढ़ाई की गारंटी दो, पैसे की गारंटी दो। 8 कर देंगे सनातनी, कमजोर है क्या? लेकिन देव तो सही, कुछ देंगे कुछ नहीं, चंदा हम खा जाएंगे। इसलिए ये हमारी आज से आवाज उठी है, हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। राम मंदिर के मुद्दे पर ये मानकर चलना, आज यहाँ जला रहे, जयपुर के 8 विधानसभा क्षेत्रों में हम सब जाएंगे, सारे विधायक जाएंगे। जहां वहां से जो प्रत्याशी लड़ा है उसके नेतृत्व में हम करेंगे प्रदर्शन। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़े हैं, राजधानी जयपुर की जिम्मेदारी ज्यादा है, तो हम सब जगह लड़ेंगे। ये मानकर चलना, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। लड़ाई जयपुर से उठे, दिल्ली से उठे, कहीं से भी उठे, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब राहुल गांधी के नेतृत्व में इस चोरी के खिलाफ पूरे देश में लड़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।